हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत IAS PCS 007। और आज हम 3 सितंबर लास्ट संडे की न्यूज का एनालिसिस करेंगे। साइंस और टेक वाले सेक्शन का द हिंदू न्यूज़पेपर रहेगा। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन बनता है। और आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे IAS और PSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली यूपी की बात करती हूँ, और उसके साथ ही साथ IAS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ SSC और बैंक के बच्चे जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिहाज से भी ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साइंस और टेक के क्वेश्चंस आते हैं, तो चैनल उनके लिए भी हेल्पफुल है। आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो लास्ट 3 सितंबर की आई हुई न्यूज का सेक्शन रहेगा। साइंस और टेक के अलावा भी कुछ ऐसी न्यूज है जो काफी काफी ज्यादा न्यूज में है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो डेफिनेटली वो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो IAS हो। लेकिन लेवल अलग अलग होता है। जो लेवल का मतलब, मैं किसी एग्जाम के लिए डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, किसी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कम होता है। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि मैम, IAS के बच्चे क्या बैंक के पेपर दे सकते हैं? तो ऐसा कोई किसी के लिए स्टैंडर्ड नहीं है कि जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है वो IAS नहीं दे सकता और जो IAS दे रहा है बैंक नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो ये जो न्यूज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आदित्य L1 लिफ्ट्स ऑफ टू स्टडी द सन, जैसे कि हम समझ रहे हैं चंद्रयान 3 लास्ट 10 दिनों में लॉन्च हुआ। उसके वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आदित्य L1 जो है लिफ्ट ऑफ हुआ। और अब देखते हैं इसमें और क्या स्टडीज आ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे, और उसके हिसाब से उसके ऊपर स्टडी करनी बनती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कैसे, कि कहाँ से लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, जितने शॉर्ट, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो शॉर्ट एब्रीविएशंस अगर आप देखती हैं किसी भी इस तरह के आर्टिकल में, VLC, सूट, सोलैक्स, हिलियोस, एस्पेक्स, PAPA, राइट। तो इस तरह के एब्रीविएशंस पे सवाल बनते हैं। प्री के लेवल में मैं बता रही हूँ IAS के बच्चों के लिए, और बैंक और SSC में भी शॉर्ट लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी स्टडी है, पूरा का पूरा चीज तो आपसे नहीं पूछा जाएगा प्री लेवल पे, लेकिन मेंस पे पूछा जा सकता है। कि मेंस में इस बार जो चंद्रयान किसका सक्सेस प्लस आदित्य लॉन्च की स्टडी अभी जब आएगी तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इन दोनों से के एग्जीक्यूशन से हमारे देश के लिए क्या फायदा है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है इनको लॉन्च करने के पहले, बाकी के जो देश हैं, बाकी की जो कंट्रीज हैं, उनका क्या मूव है, और इस दौड़ में, इस स्पेसशिप की या फिर स्पेस प्रेजेंस की जो दौड़ है, स्पेस प्रेजेंस मैं इसको बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का सब शब्द है, मैंने कहीं से चुराया नहीं है। तो स्पेस प्रेजेंस मतलब हर कोई अपनी पहुंच स्पेस में और सारी जगह एक्सटेंशन करना चाहता है। तो दौड़ क्या है, किस चीज की दौड़ है? क्या हम पानी ढूंढ रहे हैं? क्या हम क्या जमीन का टुकड़ा ढूंढ रहे हैं? हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं? अगर अगर इसमें कुछ हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म का जो हमारा जो इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को लेकर के आपको इस आर्टिकल को देखना है फॉर IAS स्टूडेंट्स, प्री एंड मेंस। और सिर्फ प्री के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, RBI हो, तो उसमें आप जो आपके शॉर्ट एब्रीविएशंस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप नोट लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए और उसमें सभी शॉर्ट एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म लिख के आप उनकी छोटी छोटी 2-3 लाइनों में समराइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे, अर्ली प्रोडिक्शन ऑफ प्रीक्लैम्सिया यूजिंग अ बायोमेकर। इस आर्टिकल में एक शब्द यूज हुआ है प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया शब्द क्या होता है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और उस दौरान जो उनको फेस करना पड़ता है, जो चेंज उनकी बॉडी में आते हैं, उसको, और कभी कभी पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद भी कुछ सिम्टम्स बॉडी में रहते हैं, उसको प्रीक्लैम्सिया बोला गया है। तो उसके ऊपर एक स्टडी छपी है नेचर मेडिसिन में। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे अभी। A liquid biopsy approach that measures DNA methylation levels in the blood may improve the detection of pregnancies at risk of developing preeclampsia at early stages. Preeclampsia is a major cause of morbidities during gestation. Gestation का मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम, जो 8-9 महीने का टाइम होता है, उसे कहते हैं gestation period. So early onset preeclampsia occurring before 34 weeks of gestation. अच्छा, ये पूरी स्टडी प्रीक्लैम्सिया पे बनी है। जो बच्चे मेडिकल के हैं वो सब उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका डोमेन साइंस है या बायो है या फिर साइंस जुड़ी कोई स्टडीज है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए जो GS से पढ़ रहे हैं, जिनके लिए GS में पढ़ना जरूरी है, उनका डोमेन कोई और सब्जेक्ट है, वही समझ लें कि प्रीक्लैम्सिया क्या है। तो एक वेबसाइट है preclampsia.org,
फैक्ट्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि प्रीक्लैम्सिया क्या है, उसका स्क्रीनशॉट है ये। So preeclampsia is a persistent high blood pressure during pregnancy or the postpartum period with high level of protein in the urine, decreased blood platelets, trouble with the kidneys or liver, fluid in the lungs, and signs of brain trouble such as seizures and or visual disturbances. So ये तब होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान उसकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, किसी किडनी डैमेज या किडनी पे इफेक्ट, डैमेज तो नहीं, इफेक्ट आने लगता है। ये टेम्पररी चीजें होती हैं। जब आपकी बॉडी में एक बच्चा डेवलप हो रहा है तो ये चीजें अफेक्ट होना नेचुरल सी बात है, क्योंकि इस वक्त जो माँ की बॉडी में जो कुछ भी है वो उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है। जो भी खाती है, जो भी पीती है, उसका जो उसका बेबी है वो उसे ले लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये सब चेंजेस लेडी में आते हैं, तो ये चेंजेस को कहते हैं, इन चेंजेस को ही कहते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का जो एक ड्यूरेशन है उसे कहते हैं प्रीक्लैम्सिया। ना वो पोस्टमार्टम भी हो सकता है, मतलब डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के पहले भी होने की चांसेस रहते हैं, उसकी पूरी स्टडी आप पढ़ सकते हैं। ओके, बट ये प्री के लिए एक सवाल इंपॉर्टेंट है मेरी समझ, साइंस में जुड़े सवाल आते ही रहते हैं तो पढ़ना जरूरी है। नाउ सेल्स विद मिनिमल जीनोम कैन इवॉल्व एज फास्ट एज नॉर्मल सेल्स, ये भी स्टडी है, स्टडी को काफी डिटेल में समझाया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जो शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्द क्या है, सेल्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता करें। जीनोम सीक्वेंसिंग आईएएस के सिलेबस में है। कैन इवॉल्व एज फास्ट एज नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल, सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के बाद उनका काम क्या है, एक्चुअली वो क्या उनका वर्क स्टडी है वो, साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग और सीक्वेंसिंग का क्या बात है होती है, अभी तक हुई है साइंस में, उसको पढ़ना जरूरी है। स्टडी कहती है ओवर 300 days a cell modified to a bare minimum genome regained all the fitness it had lost due to modification and could perform as well as non-minimized counterpart. स्टडी कहती है कि सालों तक डेयरी फार्मिंग, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपकी बॉडी में जीनोम चेंजेस हो जाते हैं, जीनोम मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, और मॉडिफिकेशन होने से कुछ जीनोम आपके, या सेल्स कहना चाहिए, जो सेल्स होते हैं वो कुछ सेल्स आपके मॉडिफाई होने से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए कितना मिनिमल सेल्स या कितने ज्यादा पोटेंशियल सेल्स चाहिए आपकी बॉडी को रन करने के लिए, ये स्टडी कहती है। तो सेल्स विद मिनिमल जीनोम कैन इवॉल्व एज फास्ट, मतलब जिनके पास मिनिमल जीनोम या सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप को जीनोम कहा जाता है। तो अगर मिनिमल जीनोम या सेल्स आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी ऐसे ही इवॉल्व कर सकती है लाइक अ नॉर्मल सेल्स। लेकिन ये स्टडी क्या बताती है कि एक्चुअली वो पता कैसे करेंगे कि वो मिनिमल जीनोम कैसे है, क्या है, कहाँ से बने, कैसे मॉडिफाई हुए, ये इस आर्टिकल में छपा है। जब मैंने इसको और एक्सपैंड किया तो एक एब्स्ट्रैक्ट निकल के आया, उसमें लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मिनिमल जीनोम हैज अपीयर्ड एज एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स और मिनिमम अमाउंट ऑफ डीएनए टू सपोर्ट लाइफ इज। तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो अमाउंट ऑफ डीएनए है सपोर्ट करने के लिए वो समझ में आता है मिनिमल जीनोम में, राइट। सो एक वर्ड है उसके अंदर, ये कहा डेफिनेशन है। Now, since bacteria are cells bearing the smallest genomes, अभी तक ये पता रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट जीनोम है। इट हैज बीन जनरली एक्सेप्टेड दैट मिनिमल जीनोम मस्ट बिलोंग टू अ बैक्टीरियल स्पीशीज। तो ये आप थोड़े शब्दों पे ध्यान देके इस आर्टिकल से नोट्स बनाएंगे और साइंस वाले सेक्शन में लिख लेंगे, क्योंकि प्री और मेंस में तो नहीं, प्री के लेवल पे सवाल ऐसे बनना, अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा स्टडी के बारे में तो जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया का क्या रोल होता है बॉडी में, ये पूछा जा सकता है। नाउ यूजिंग AI ऑन एक्सरेज कैन डिटेक्ट मोर टीबी केसेस। AI का रोल तो पहले भी काफी बार छप चुका है, उसमें कहा कि भाई AI होने की वजह से अर्ली डिजीज आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि भैया किसी को बीमारी होने वाली है कई सालों बाद, तो पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज पर देयर रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं, आपकी बॉडी की जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनके आधार पे, या फिर अगर आपका एक्सरे हुआ है या आपका अगर सीटी या MRI वगैरह हुआ है तो उन रिपोर्ट्स के आधार पे AI बता सकता है कि आने वाले समय में कोई बीमारी बन रही है क्या। तो उस तरीके का ये आर्टिकल है, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि AI के ऊपर या फिर ChatGPT के ऊपर एक सवाल मेंस में लिखने के लिए आपको आ ही सकता है जनरल स्टडीज के लेवल से। तो ये कह रहे हैं कि द 2019-21 की नेशनल टीवी प्रिवेलेंस सर्वे में बताया गया इन इंडिया reports that nearly 43% of TB cases would be have missed without a chest X-ray. अगर चेस्ट एक्सरे नहीं हुआ होता
तो मिस हो जाते कितने 43% ऑफ टीबी केसेस। सो एआई के अगर आप देखें एक्चुअली क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक एआई को यूज करके, इंटेलिजेंस को यूज करके, या फिर टेक्नोलॉजी जो शब्द हम लोग जानते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, उसके आधार पे हम पता करते हैं कि भाई भी आपके जो फेफड़े हैं, चेस्ट है, गुर्दे हैं सॉरी, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आपका चेस्ट एरिया है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर एक्सरे ना हो तो कैसे पता चलेगा? तो जितने भी टीबी के कॉन्फर्मेशन होते हैं वो चेस्ट एक्सरे के बाद ही कंफर्म होते हैं, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ कोर्स। तो ये सब एआई तो है। तो एआई के हेल्प के बिना टीबी केसेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। वैसे भी इंडिया का जो टारगेट है जिसमें हम टीबी को पूरी तरह इरेडिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे और एआई को जगह जगह प्लेस कर सकते हैं, उन इलाकों में, उन सुदूर इलाकों में जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज नहीं है एक्सरे की, या जहाँ पे मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो उन इन केसेस में क्या, उन इलाकों में क्या टीबी नहीं है? ऐसा नहीं है। और टीबी के जो बेसिक कारण क्या क्या होते हैं? गंदा पानी, राइट, पानी साफ ना होना, साथ ही साथ मतलब कंटेमिनेशन वाटर, एंड उसके बाद आपका जो खान पान है वो, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आसपास इन सब चीजों के ऊपर होने के बाद आपको एक टीबी की बीमारी जूझना पड़ता है। तो उस लेवल से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, मेंस लेवल के लिए इससे आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। नाउ बॉक्सेस में लिखा है स्टडी रिवील्स पॉपुलेशन डिक्लाइन इन ह्यूमन एंसेस्टर्स। ये स्टडी ने बताया कि 8 लाख साल से लेकर के 9 लाख सालों के बीच में, अगो मतलब पुरानी कहानी है, द ह्यूमन एंसेस्टर्स पॉपुलेशन क्रैश, मतलब कि जो हमारी आबादी थी वो क्रैश कर गई थी। तो उसके ऊपर स्टडी है। आप जहाँ पे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, अफ्रीका यूरेशिया के इलाकों को जब पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग हिस्ट्री में, वहां जाके रिलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ्रीका यूरेशिया इलाके कौन कौन से, इसको आप मैप पे देख सकते हो। नाउ न्यू ऑर्डर मैप मैचेस परसेप्शन ऑफ स्मेल। ऑडोर मतलब महक, और एक तरीके का स्मेल। The researchers have developed a principal odor map that models the connection between an odorant chemical structure with its perceptual property of a smell. The map performed as well as some highly trained human sniffers in describing odor quality and could be used for predicting odor intensity and similarity between odorants. तो ऑर्डर मतलब महक के आधार पर परसेप्शन क्रिएट करने पे एक स्टडी है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडोर इंटेंसिटी एंड व्हाट इज द कनेक्शन कैन वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ ऑडोरेंट्स केमिकल। Now, what drives the process of Atlantification in Arctic seas? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अटलांटिफिकेशन क्या चीज होती है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। इसके पहले भी सवाल बने हैं। So warm waters from the Atlantic Ocean have been diverted into Arctic Ocean in recent years, a phenomena called Atlantification. Simple, एक लाइन में है कि warm waters from Atlantic Ocean से have been diverted, जो डाइवर्ट हुआ आर्कटिक ओशन इन रिसेंट ईयर्स ग्लोबल वार्मिंग के चलते, फिनोमेना, इस फिनोमेना को कहते हैं अटलांटिफिकेशन। उसके साथ ही साथ जो इलाका है आर्कटिक डाइपोल क्या है? साइक्लोनिक विंड्स ओवर यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड फ्रैम स्ट्रेट आपको मैप में देखनी है, पूछी जा सकती है। और अटलांटिक का जो इलाका है जहाँ डाइवर्जन दिखाया जा रहा है वो आप मैप में लोकेट करें, इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए। मेंस में ज्योग्राफी वाले पार्ट में पूछा सकते हैं भैया अटलांटिफिकेशन क्यों हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सालों में क्या आपने फॉलो किया, क्या स्टडी है, उसके आधार पे ये हो सकता है इम्पोर्टेंट। नाउ 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्टडी। ये स्टडी साइंस में नहीं छपी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगी कि उसमें एक डेटा है जो हमारे इरिगेशन वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। माइनर इरिगेशन सेंसेस MIC, a compendium of borewells, tubewells and other privately owned irrigation sources by farmers. So MIC का एक स्टडी है, एडिशन में छपा है कि according to the sixth minor irrigation census, there were 23.14 million schemes in the country, with Uttar Pradesh possessing the largest share, 17.2%, followed by Maharashtra and Madhya Pradesh. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इरिगेशन स्कीम है, कितनी? 17.2% जो है स्कीम जो है इरिगेशन इरिगेशन स्कीम्स उत्तर प्रदेश में है। ना 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन मतलब जितना सिंचाई व्यवस्था, जितनी स्कीम्स हैं, सबसे ज्यादा उत्तर भारत में अगर हैं तो उत्तर प्रदेश में। Now, electrification of groundwater withdrawal corresponds to a rise in the use of tubewells and borewells. अगर आप ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स को ज्यादा करेंगे, ज्यादा उसका स्कीम में ले आएंगे, खुदाई ज्यादा करेंगे, नीचे का ग्राउंड वाटर खींचेंगे, तो क्या होगा? जितनी तेजी से आप खींचते हो उतनी तेजी से उसको आप फिल तो करते नहीं हो, तो लॉन्ग रन में वो दुखदाई है। Now that are capable of extracting water at a greater depth, the number of ponds has declined from 87 lakh to 82 lakh. अब इतनी ज्यादा स्कीम चला दी गई
स्विमिंग का पानी खींच रहे हैं तो क्या हुआ, जो पॉन्ड तालाब है जहाँ पे पानी या कुएं है जहाँ पानी अवेलेबल रहता था उसमें पानी आने वाले सालों में कम हुआ होगा और हुआ भी है। अभी तक द स्पैन ऑफ इन 4 सालों में 87 लाख लीड में लिखा तो नहीं है, 87 लाख इसमें क्वांटिटी होनी चाहिए। 87 लाख से लेकर के 82 लाख तक का जो क्वांटिटी कम हुई है लास्ट 4 सालों में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले इलाके में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स लगाए गए क्योंकि हमारे पास स्कीम भी ज्यादा है और पानी को हमने सबसे ज्यादा यूज किया। तो ये आपका इरिगेशन वाले GS1 वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। GS3 वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में इसको मेंस के लिए इसे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक एनालिसिस लास्ट संडे का, जो था संडे मतलब 3 सितंबर का, राइट। और अब आप इस संडे का हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे अगले इस अपकमिंग वीक में। सो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और तैयारी करते रहिए।